हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज का टॉपिक पॉलिटी। पॉलिटी में द एग्जीक्यूटिव का पार्ट थर्ड। अब पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए या कथन ए, राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता परंतु वह संसद का अभिन्न अंग होता है। सेकंड, इसका कारण, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास संसद बनने की अर्हता होनी चाहिए। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता परंतु वह संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमें पता है कि संसद में तीन चीज़ें होती हैं, राष्ट्रपति होता है और संसद होती है। संसद में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट का, अब इसका कारण डिस्कस करते हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास संसद नहीं लोकसभा बनने के योग्यता, अर्हता या योग्यता होनी चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन सही रहेगा, ए सही परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश अर्थात अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वन, न्यायालय इसका पुनरावलोकन अर्थात रिव्यू नहीं कर सकता। सेकंड स्टेटमेंट, इसे संसद द्वारा पारित विधियों की तरह भूतलक्षी प्रभाव अर्थात रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया जा सकता। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है उसके संबंध में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहली बात, पहला स्टेटमेंट कि न्यायालय इसका पुनरावलोकन अर्थात रिव्यू नहीं कर सकता। ये इसका रिव्यू कर सकता है, इसका पुनरावलोकन कर सकता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा गलत हो गया। और जहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है वहाँ पर ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो जाएगा। बचा ऑप्शन ये और ये। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि इसे संसद द्वारा पारित विधियों की तरह भूतलक्षी प्रभाव अर्थात रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि कोई कानून, निर्णय, भुगतान आदि जो पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता, ये लागू किया जा सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड या 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। सेकंड स्टेटमेंट कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी मंत्रिपरिषद पदच्युत नहीं होगी। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि 1974 में सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकसभा के विघटन होने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। और आर्टिकल 74 वो कहता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता एवं सलाह के नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो वह असंवैधानिक होगा और आर्टिकल 74 का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है। इसलिए सही है तो या तो स्टेटमेंट ए होगा हमारा या सी होगा। ये दो स्टेटमेंट तो हमारे रॉन्ग हो गए, गलत हो गए। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी मंत्रिपरिषद पदच्युत नहीं होगी। ये स्टेटमेंट भी हमारा, इसका मतलब पदच्युत का मतलब होता है हमारा डिसमिस, या फिर मंत्रिपरिषद हटाई नहीं जा सकती। डिसमिस करना है हटाना, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं कि यदि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती और संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की यदि आवश्यकता होगी तो यह संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल संतुष्टि न होकर मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी। इसलिए स्टेटमेंट ये भी हमारा सही है।
तो ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हमें बताना है, तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के बाद उसे किसी भी समय वापस लेने का अधिकार प्राप्त है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी संधि सीनेट की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि यदि सर्वोच्च न्यायालय अपना स्थान दिल्ली की बजाय किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित या ट्रांसफर करना चाहे तो इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी। ये स्टेटमेंट ही हमारा सही है। अब आते हैं डी स्टेटमेंट पे, कि अपनी कार्य प्रक्रिया के संबंध में बनाए गए नियमों के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और हमें बताना था स्टेटमेंट गलत, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं के बारे में बताना है, तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति होने के लिए मूलभूत प्राथमिक शर्तें हैं कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारा सही। अब थोड़ा इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। अब राष्ट्रपति की पद की जो योग्यताएं होती है वो क्या होनी चाहिए? पहली बात तो राष्ट्रपति के पास वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी बात कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वह योग्य हो। और फोर्थ स्टेटमेंट में वह राष्ट्रपति संघ सरकार में या राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। और राष्ट्रपति वर्तमान में चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र या राज्य में मंत्री, ये लाभ के पद पर नहीं माने जाते। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, इसलिए स्टेटमेंट हमारा सही है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होती है। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो आर्टिकल 61 के जरिए हम महाभियोग के थ्रू इसको हटा सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। सी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर वह अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। डी ऑप्शन कि राष्ट्रपति को परमादेश प्रक्रिया में उन्मुक्ति प्राप्त है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा गलत है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन ही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं? स्टेटमेंट 1, सर्वोच्च न्यायालय एंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। स्टेटमेंट सही है। अब पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट, विधि और तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की अपेक्षा करना। सेकंड स्टेटमेंट कि विधि और तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की अपेक्षा करना। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट
कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षरित होती हैं और यह इसकी सैन्य शक्तियां, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ये इसकी सैन्य शक्ति नहीं है, कूटनीति शक्तियां हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। और जहां जहां थर्ड गलत है ये गलत है। ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सही ये रहेगा। फोर्थ स्टेटमेंट देखते कि मृत्युदंड को क्षमा करना, प्रिविलंबन, विराम या परिहार, स्टेटमेंट हमारा सही है। अब थोड़ा इसको भी डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दो सिद्धि किसी भी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है, या दंड में क्षमादान कर सकता है, प्राणदंड को स्थगित कर सकता है, राहत या माफी प्रदान कर सकता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब एक न्यायिक शक्ति के और बारे में डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह तो ले सकता है, लेकिन ये इसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु एंड अन्य कारणों से रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कि राष्ट्रपति के रूप में वह केवल 6 माह तक कार्य कर सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। 6 माह तक वो कार्य कर सकता है, लेकिन इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति को देख किसी भी वेतन व भत्ते का अधिकारी नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई अनुमोदन की व्यवस्था नहीं की गई है। उसे जो भी वेतन मिलता है वह राष्ट्रपति वह राज्यसभा के सभापति होने के कारण मिलता है, इसलिए स्टेटमेंट भी हमारा सही है। 2 स्टेटमेंट सही हो गए। तो पहला और सेकंड कहाँ है, एक तो ये है और एक ये है, या तो ये सही रहेगा ये सही रहेगा, ये 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इस अवधि के दौरान वह न केवल राष्ट्रपति के सारे कार्यों का निर्वहन करता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी अपने सारे कार्यों का निर्वहन करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि वह जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसे राज्यसभा के सभापति से वो खुद ही हट जाएगा। इसके बाद जो राज्यसभा का सभापति होगा, वहाँ का राज्यसभा का जो उपसभापति होगा उसको सभापति बना दिया जाएगा। फिर उसके जो कार्य होंगे सभी कार्यों का निर्वहन उपसभापति करेगा। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा ये थर्ड गलत है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही रहेगा। अब राष्ट्रपति अब इसके त्यागपत्र के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति का त्यागपत्र कितने तरीके से हो सकता है। यदि इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का हो चुका हो या हो गया हो। सेकंड, यदि वह त्यागपत्र देता हो। तीसरा, यदि इसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस पर महाभियोग लगाया गया हो। फोर्थ, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो। और 5 तथ्य क्या होगा, यदि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के योग्य ना हो या इसका निर्वाचन अवैध हो। तो इन 5 तरीकों से हम इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट, वित्त आयोग के सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री एवं उपराष्ट्रपति। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि वित्त आयोग के सदस्य भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, यह स्टेटमेंट भी सही है। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति भी नियुक्त किया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा थर्ड गलत है। और जहां थर्ड है वह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए फर्स्ट सेकंड में ऑप्शन हमारा ए सही रहेगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति किनको नियुक्त करता है। राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग जिसको कहते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्यों के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक विशेष एक आयोग की नियुक्ति करता है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी थी इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और राज्यपालों को दी जाने वाली उन नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जाने वाली उन नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि पहला स्टेटमेंट, राज्यपाल के विरुद्ध दंडिक कार्रवाई उनकी पदावधि के दौरान केवल सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ की या जारी रखी जा सकती है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब सेकंड स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? वो कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? सी सही होगा। बोल रहा है सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा कौन सा है? सी सही है। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल जो 361 होता है वो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्रदान करता है। जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किसी भी कार्य या किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। और राज्यपाल या राष्ट्रपति के विरुद्ध इनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की कोई भी दंडिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। यदि इनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी न्यायालय में कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी। हाँ, यदि महाभियोग लगाने के बाद एक साधारण नागरिक के रूप में उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। अब भारत के राष्ट्रपति को दंडिक कार्रवाई के विरुद्ध शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे कि यदि कार्यकाल के दौरान वे पर्सनल रूप से किसी कार्य को करते हैं तो उन पर दीवानी का मुकदमा केवल तभी शुरू किया जा सकता है जब उन्हें 2 महीने पहले इस चीज़ के बारे में उन्हें बता दिया गया, अर्थात 2 महीने पहले उन्हें इस चीज़ की सूचना दे दी गई हो, तभी उन पर दीवानी का मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट हमारे ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और वह स्वायत्त जिलों के गठन एवं पुनर्गठन की शक्ति भी रखता है। इसलिए स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट गलत है। इसको डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और जो संबंध राज्य होता है उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श से किसी भी क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है। लेकिन स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल के अधीन है, ना कि राष्ट्रपति के अधीन है। इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, यदि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा न्यायालय की इस प्रकार की घोषणा की तारीख से पहले किए गए सभी कार्य अवैध नहीं वैध रहेंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? डी से रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। यदि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।